तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो सारे एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लोगों ने आज हमें प्रश्न भेजे हैं। अनुराग दांगी जी जिनके 79 नंबर हैं, रुचिका परमार जिनके 81 नंबर हैं। अब अनुराग दांगी जी का हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप पर हमको जो है प्रश्न भेजे हैं। और एक भाई तिवारी जी हैं, तिवारी जी ने भी प्रश्न भेजे हैं, जिससे कि आप लोगों को यकीन हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुराग दांगी यहाँ पर लिखा हुआ नंबर इनका हमने हाइड कर दिया है, नहीं तो बार बार आप लोग कॉल करके उनको परेशान करते हैं ना। तो काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने यहाँ पर भेजे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माजुली द्वीप किस नदी पर है, उज्जैन में महाकुंभ किस नदी किनारे लगता है, सेकंड शिफ्ट 21 नवंबर, ये सारे इन्होंने भेजे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए हैं और इन्होंने पूरा 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेंस की पावर और ये साइंस का उसका रीजनिंग का प्रश्न, छिपरा रिवर और ये 100 वॉल्व मतलब 100 वाट वाला जो प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज, ये प्रश्न इन लोगों ने भेजे हैं। ठीक है, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि प्रश्न आपके रियल और ऑथेंटिक हैं, बच्चों के द्वारा ही भेजे गए हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, आपका भी अगर किसी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड किया कीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम एनालिसिस और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, दांत का पीएच मान कितना होने पर दांत में सड़न होने लगती है। ऑप्शन में दिया था 5.5 से कम, 5.5 से ज़्यादा, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो 5.5 से कम अगर पीएच मान है तो दांतों में सड़न होने लगती है। देखिए 5.5 से कम अगर पीएच मान हो जाता है तो दांतों में सड़न, जिसे हम कैविटी कहते हैं, ये कैविटी शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अम्लीय स्तर पर दांतों का जो सबसे बाहरी और कठोर परत यानी जिसे हम इनेमल कहते हैं, ये घुलने लगता है और बैक्टीरिया जो है वो एसिड बनाने लगते हैं। जब एसिड बनने लगेगा तो दांतों में सड़न बढ़ जाती है, लेकिन ये कब बनता है, जब पीएच वैल्यू का मान जो है 5.5 से कम होता है तब। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिए कि दांतों की जो सबसे कठोर परत होती है उसे हम इनेमल कहते हैं। यह प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है उन लोगों के सामने है एमपी एसआई और एएसआई एलडीसी का एग्जाम। जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिस तरह से तरुण रायकर जी ने 86 नंबर प्राप्त किए हैं, अरविंद जी ने 83 नंबर प्राप्त किए हैं और आज 79 नंबर अभी हमने आपको दिखाई हैं, ऐसे अच्छे नंबर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सक्सेस जंक्शन के ले लेते हैं, इसको कंप्लीट करके आपको जाना है। अगर आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन का समय बाकी है, अभी आप ये नोट्स लेकर के इसको कंप्लीट करके जाइए। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। साथ ही साथ में सबका प्रैक्टिस सेट रहेगा, कंप्लीट मैराथन की पीडीएफ रहेगी। सब कुछ आपको जो स्पेशल क्लासेज, जैसे कि ईएसबी नए नए टॉपिक पूछ रहा है, जैसे कि आपके डैम वाली हो गया, रेलवे कोड हो गया, इन सब के जो नए नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसी नोट्स के साथ में। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती बहुत साल बाद आई है और आगे भी ये बहुत साल बाद ही आएगी। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनकी चांदी है, क्योंकि भैया बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। 8 से 9 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। आप एमपीएसआई के नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, छोटी सी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप ये नोट्स ले सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल और या फिर एएसआई एलडीसी के नोट्स मात्र 179 रुपये में उपलब्ध है। आप 179 रुपये का पेमेंट इस क्यूआर कोड पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052247033 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो इसी क्यूआर पर मात्र 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने पर आपको तुरंत एमपीएसआई के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। दोनों नोट्स अगर आपको एक साथ में चाहिए, कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी और एमपीएसआई के, तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपको तुरंत की तुरंत दोनों नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए 2 स्टार की जंग में। फॉर्म कम भरे गए हैं, मौका बहुत बढ़िया है, बेहतरीन मौका है आपके पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो अभी तिवारी जी ने भेजा था, आपको हमने स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है,
लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो देखो वस्तु की दूरी दी गई है कितनी, -25, ठीक है। चूंकि वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी हुई है तो माइनस का होगा। छवि की दूरी कितनी है, -75 सेंटीमीटर। अब देखो चूंकि व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है जो कि दोषपूर्ण है, हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। जैसे ही आप इसमें मान रखेंगे 1/75 माइनस 1/-25, तो 1/f का मान निकल के आएगा 75/2, जो कि फाइनली आपका आंसर आएगा 37.5, ठीक है। तो 37.5 डायोप्टर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा कॉपी यहाँ से करके गूगल पर डालेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न आपके सामने खुल करके आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अंडे के छिलके के साथ में क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो CO2 गैस का निर्माण होता है जब HCl को, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे अंडे के छिलके के साथ में क्रिया कराएंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि अंडे के छिलके के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। इस अभिक्रिया में अंडे के छिलके में मौजूद मुख्य घटक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3 कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब यहाँ पर आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं। रिएक्शन भी हमने करा दिया जिससे कि रिएक्शन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो CaCO3 HCl के साथ में क्रिया कराइए, CaCl2 बनेगा और H2O निकलेगा और CO2 निकलेगी। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा HCl के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं। अगर हाइड्रोजन इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 होनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी Cl देखो 2 यहाँ पर भी Cl हो गया और Cl2 यहाँ पर है तो 2 Cl यहाँ पर भी हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी हो गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। तो ये पूरी अभिक्रिया अब बैलेंस हो चुकी है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करना भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए भी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मतलब प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या प्रतिरोध आएगा। तो ये आपका 4/3R आएगा, यानी कि 4R/3 इसका सही आंसर आएगा। 4 जो आपका रेजिस्टेंस है और 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो 4R/3 आएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, ये प्रश्न भी अभी आपने देखा था, उन्होंने लिख करके भेजा था 100 वाट वाला। तो 100 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 5 घंटे में कितनी बिजली की खपत करेंगे। तो 0.8 किलोवाट बिजली की खपत करेंगे। कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो तो कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल शक्ति उनकी अलग अलग शक्तियों का योग होती है। तो टोटल शक्ति कितना हो जाएगी, 100 वाट तो ये है, 60 वाट ये है, टोटल 160 वाट हो जाएगी। अब क्या करना है, तो कुल ऊर्जा जो खपत जो हमको वाट घंटे में प्राप्त हुई है, अब हम इसको ज्ञात करेंगे किलोवाट घंटे में। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमको टोटल एनर्जी मिली है यानी कि 160 वाट जो है उसमें 5 घंटे का गुणा कर देंगे। जब 5 घंटे का गुणा करेंगे तो भाई 800 वाट हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। अब इसको हम किलोवाट घंटे में बदल देंगे। तो वाट घंटे को किलोवाट घंटे में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड देते हैं। अब 800 में आप 1000 का जब डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 0.8 किलोवाट आवर्स, यानी कि 0.8 किलोवाट घंटे के हिसाब से ये बिजली की खपत करेगा। उम्मीद करते हैं बिजली की खपत वाला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आगे केवल इसका वेरिएबल चेंज करेंगे, यहाँ पर कुछ और कर देंगे। मान लीजिए कर देंगे भाई कि 80 वाट का बल्ब है और 40 वाट का बल्ब है और 4 घंटे जलता है, तो बताओ कितना होगा। तो बस आपको केवल वेरिएबल चेंज करके, और ये प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसी सूत्र के हिसाब से आपको इसका आंसर निकाल लेना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। इसके बारे में आपको पहले भी हम काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसको जो है ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको बताया था। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। स्थान क्या है, तो यह असम में जोरहाट जिले के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे कि लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, इनके मार्ग में बदलाव के कारण हुआ है। जैसे पहले ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है। अब इस नदी ने क्या किया, ये नदी ने अपना स्थान चेंज कर दिया, मतलब कि रास्ता इधर से बहने लगी और इधर से बहने लगी। अब ये बीच में जो खाली जगह रह गई तो ये धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होते होते ये एक द्वीप बन जाता है और इसी तरह जो है इस द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो माजुली अपने 9 वैष्णव मठों, जिन्हें सत्र कहा जाता है, के कारण महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो बस आपको ध्यान रखना है, माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला देखिए,
सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। उज्जैन का महाकुंभ किस नदी के किनारे लगता है? तो क्षिप्रा नदी किनारे। कई बार आपको हमने बताया था, नदियों वाली पीडीएफ उठा करके देखेंगे जो नोट्स आपको दिए हैं, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो उज्जैन का महाकुंभ क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। यह पवित्र नदी मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर से होकर के बहती है और कुंभ मेले यानी कि सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालु जो है इसमें डुबकी लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अब अगला जो कुंभ लगने वाला है वो उज्जैन में लगेगा, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नदी का नाम क्या हो गया? तो नदी का नाम हो गया क्षिप्रा नदी। महत्व क्या है? तो कुंभ मेले के दौरान क्षिप्रा नदी में स्नान से अत्यधिक आध्यात्मिक और पवित्र माना जाता है। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ भी कहा जाता है, जो हर 12 साल पर लगता है। और ये सिंहस्थ मेला ही एक ऐसा मेला लगने वाला है जिसकी वजह से आपकी ये एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है। ठीक है, और आपको भी पता होगा होमगार्ड की भी वैकेंसी अच्छी खासी जो है ला रहे हैं इसी सिंहस्थ कुंभ मेले की वजह से। भैया सिंहस्थ कुंभ मेले को बहुत बहुत धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अहिराई नृत्य। ये कई बार आपको कराया है और नृत्य वाली वीडियो में हमने आपको समझाया भी था, और नृत्य वाली पीडीएफ उठा करके देखना जिसमें हमने जनजातियों के नृत्य के बारे में आपको बताया है, उसमें अहिराई नृत्य के बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो अहिराई नृत्य जो है वो किस आकृति में किया जाता है? तो भाई ये जो नृत्य है वो गोलाकार घेरे में किया जाता है। आइए देख लेते हैं। अहिराई नृत्य में कलाकार एक गोलाकार घेरे में खड़े होकर हाथों से ताली बजाते हैं, कदमों को ताल के साथ में उठाते हैं, जिसे ढोल, टिमकी, नगाड़ियाँ और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है। यह बघेलखंड बुंदेलखंड के यादव समुदाय द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे विशेषकर दीपावली जैसे अवसरों पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और कभी कभी गीतों में सवाल जवाब भी होते हैं। ये पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है अहिराई नृत्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो किस राज्य से होकर के निकलती है, यानी किस राज्य से निकलती है गोदावरी नदी, ये आपसे पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। देखिए, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इस स्थान का नाम भी आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है। यह पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री पहाड़ियाँ कहते हैं, यहाँ से यह नदी निकलती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने नदियों वाली पीडीएफ एक आपको दी थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियां और अपने देश की पूरी नदियों को मिला करके 125 प्रश्न हमने करवाए थे। वो वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना, उसी में से नदियों के जितने भी प्रश्न होंगे आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगे। आज की नदियों के प्रश्न भी वहीं से मिले हैं। ठीक है, तो आपका मतलब यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती, पूरा हमने डिटेल में आपको समझा दिया था। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते देखो, नदियों वाले प्रश्न डेली आ रहे हैं। आज सुबह पूछा गया था सोन नदी का उद्गम, आपको अच्छे से समझा ही दिया, कई बार बताया भी है। ठीक है, अगला है मणिखेड़ा बांध का उद्घाटन कब किया गया था? तो 2007 में मणिखेड़ा बांध बनकर के पूरा हो गया था और तभी इसका उद्घाटन कर दिया गया था। देखिए, तो मणिखेड़ा बांध का उद्घाटन किसी विशेष तिथि पर होने की बजाय इसका निर्माण 2007 में पूरा हुआ था। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, अब ये डैम मणिखेड़ा वाला जो है ये भी अपने बांध वाले पीडीएफ से मिला हुआ है। इसे अटल सागर नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कब पूरा हुआ? 2007 में। अन्य नाम क्या है? तो अटल सागर बांध इसका दूसरा नाम है। ठीक है, शिवपुरी में स्थित है, सिंध नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला, चोल काल में भूमि सर्वेक्षण कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी में। चोल काल से आज 2 प्रश्न आए हैं, एक तो ये पूछा गया है, एक चोल काल का टाइम ही पूछा गया। ठीक है, तो वो भी आगे करा देंगे। 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण किया गया था। चोल काल में भूमि सर्वेक्षण 1000 ईस्वी में राजा राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य साम्राज्य के संसाधनों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना और भू राजस्व का निर्धारण करना था। किसने किया था? तो राजा राजराज प्रथम ने इसका जो है भूमि सर्वेक्षण किया था। चलो, कब किया था? तो 1000 ईसा पूर्व में किया था। उद्देश्य क्या था? तो संसाधनों के बराबर वितरण के लिए इसका जो है भूमि सर्वेक्षण किया गया था। अगला पूछा है करंट अफेयर से, असम का 2025 का राज्यपाल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये बापन दास को दिया गया है। बहुत सारे लोगों को दिया गया है, सबके नाम देख लेते हैं। असम में राज्यपाल पुरस्कार 2025 कई व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, जिनमें बापन दास को विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और पर्यावरण के लिए, उमानंद डेवरा को, डॉक्टर नागेंद्र ठाकुर को और अन्य लोगों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए हैं, जैसे कि आरजी बरुआ मेमोरियल अवार्ड 2025 जो पद्मश्री डीएन बेजरुआ और पद्मश्री जहानू बरुआ जैसे लोगों को दिए गए हैं। तो ये नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, अटपटे से नाम है, लेकिन भाई पूछेगा तो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल असम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2025, इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाले लोगों में बापन दास, उमानंद डेवरा और डॉक्टर नगेंद्र ठाकुर है। यही पूछा गया था, जहां तक मेरा मानना है यही पूछा गया होगा भाई, राज्यपाल असम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2025 किसको दिया गया है? तो बापन दास इसका आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो सेबी की स्थापना की गई थी। देखिए कब की गई थी वो भी देख लेते हैं। वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। नाम क्या है? तो नाम है प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ही कहते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1992। उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, और इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, मांडू उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो नवंबर, दिसंबर या फिर फरवरी के माह में मांडू उत्सव मनाया जाता है। देखिए मांडू उत्सव सामान्यतः नवंबर, दिसंबर या फिर फरवरी के महीने में मनाया जाता है, जो कि उत्सव के आयोजन के उद्देश्य और आयोजकों पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश का मांडू महोत्सव नवंबर, दिसंबर में आयोजित होने के लिए जाना जाता है, जबकि 2021 में ये 13 और 15 फरवरी को आयोजित हुआ था। वैसे नवंबर, दिसंबर में ही होता है। अगर आपको ऑप्शन में नवंबर, दिसंबर दिया है तो यही आपका आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मांडू में नवंबर, दिसंबर में आयोजित होना पारंपरिक मांडू उत्सव इस समय के ही आसपास होता है। तो नवंबर, दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे से आपको समझाया था, और आपको ये भी बताया था भाई 42वां और जो आपका 44वां है इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो हमने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। कैसे याद रखेंगे? 1976 के लास्ट में 6 आ रहा है और 42 में 4 और 2 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6 लास्ट में आ जाएगा। जब 44वां संविधान संशोधन आए 4 + 4 इसको जोड़ो, कितना हो गया? 8, और ये हुआ था 1978 में। 1978 के लास्ट में 8 आ रहा है, इनका योग भी 8 आ रहा है। इस तरह से को रिलेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और आज ये एग्जैक्ट प्रश्न आ गया है 1976 वाला। देखिए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संविधान भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा जाना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था कि बसंत पंचमी उत्सव में किस मुगल बादशाह ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था? ऑप्शन में अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब दिया था। अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर जो है उसकी जो थोड़ा झुकाव हिंदुओं की तरफ रहा करता था और वो त्योहारों में हिस्सा लेता था। तो हालांकि मुगल काल के दौरान इसे प्रमुखता मिली थी, खास करके सम्राट अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने इसमें भाग लिया था। इसके अतिरिक्त सूफी संत अमीर खुसरो ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक सूफी परंपरा के रूप में बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत की थी, जब उन्होंने शोक में डूबे औलिया को खुश करने के लिए पीले फूल भेंट किए थे। तभी से ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग भी जो है बसंत पंचमी मनाएंगे। अगर राजा की बात करते हैं तो इसमें अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, चोल काल कब से कब तक रहा? टाइमिंग पूछी गई थी, तो 848 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक ये रहा था। तो देखो चोल काल मोटे तौर पर 848 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक रहा, जो विजयालय चोल द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना से शुरू हुआ था। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल ने, याद रखना है आपको। राजेंद्र चोल तृतीय के शासनकाल तक ये चला था। लास्ट जो शासक था वो कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक है। हालांकि चोल का प्रभाव प्राचीन काल से ही था, और 9वीं शताब्दी में उन्होंने पल्लवों को हराकर अपना साम्राज्य फिर से स्थापित किया। तो बाकी यहाँ पर आपको हमने शॉर्ट में बता दिया। 848 में इसका विजयालय चोल ने स्थापना की, 11वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, और अंतिम राजा 1279 में राजेंद्र चोल जो है वो तृतीय अंतिम राजा इसका था, ठीक है। इसी के टाइम पर सर्वेक्षण हुआ था 1000 ईसा पूर्व में, जो हमने आपको ऊपर बता दिया है। एक किताब आपसे पूछी गई थी कि वुल्फ हॉल जो है वो किताब के लेखक कौन है? तो हिलेरी मेंटेल जो है वो वुल्फ हॉल किताब की लेखक है। देखिए तो वुल्फ हॉल अंग्रेजी लेखक हिलेरी मेंटेल के द्वारा 2009 में लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसे फोर्थ स्टेट द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका नाम विल्टशायर में सीमोर परिवार की सीट वुल्फ हॉल या फिर वुल्फ हॉल के नाम पर रखा गया था। तो बस नाम याद रखना है। इनकी जो इसको लिखा किसने था? तो हिलेरी मेंटेल ने इसको लिखा था। अब चलो मैथ की बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न उन्होंने मैथ के भेजे हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए तो एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूछा गया था। 80 का 8%, अभी देखो स्क्रीनशॉट में दिखाया था ना, उन्होंने लिखा था 80 का 8% कितना होगा? ये पूछा गया था। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये आपको बताना था। अगला, एक वृत्त के केंद्र से बाहरी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। अगला, 4 विषम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हालांकि ये प्रश्न गलत लग रहा है, रॉन्ग होगा पक्का ये, ठीक है। अगला, 30,000 की वस्तु पर 15% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 36,000 रुपये है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये पूछा गया था। अगला, 20,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज पूछा गया था। अगला, एक बच्चे की वर्तमान आयु 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? सिंपल सा पूछा था। आज 10 है, 5 साल बाद 15 का हो जाएगा। एक प्रश्न प्रायिकता का आया था, आयु के 2 प्रश्न, बॉड मास के 1 प्रश्न, और ट्रेन से आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं।
तो देखो रीजनिंग की बात करते हैं। ए बी की माँ है, सी ए का पति है, तो सी का बी से क्या संबंध होगा ये पूछा था। 29 अक्टूबर 2002 को शुक्रवार है, तो 29 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। अगला 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूछा था। 3 गुणा 3 अगर 37 है तो 4 गुणा 4 क्या होगा ये पूछा था। यूरेनियम, क्लोरीन और आपका नियोन, इनमें से कौन सा अलग होगा ये आपसे पूछा गया था। एक प्रश्न पजल का था। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, सिलोजिज्म के 2 प्रश्न, एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न थे। मिरर इमेज के 3 प्रश्न थे, जिसमें आपका घड़ी का टाइम दे करके एक मिरर इमेज भी पूछा गया था। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, फिगर काउंटिंग के 2 प्रश्न थे, मिसिंग नंबर के भी 2 प्रश्न देखे गए थे। मानसिक अभिरुचि आपकी 5 से 6 नंबर की आने लगी है फिर से, ठीक है। डायरेक्शन आपका 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हाई लेवल के डायरेक्शन के प्रश्न थे। सिलोजिज्म के 2 प्रश्न हैं, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न हैं, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, डायरेक्शन के 2 से 3 प्रश्न। मैथ का आज बताया गया कि केवल 15 से 18 प्रश्न ही मैथ के आज पूछे गए थे। बाकी रीजनिंग आपकी लगभग 30 नंबर की थी और साइंस लगभग 15 नंबर का था। बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर था, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग मिले हैं। नंबर की बात करते तो 65, 78, 83, 79 यहाँ तक नंबर देखने को मिले हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। 7052470003। बाकी नंबर आपको बता दें भैया, जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं एग्जैक्ट ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपको कराते हैं। इस चक्कर में मत रहिए कि भैया मतलब कि हम आपको जो है अपने मन से प्रश्न बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनुराग दांगी जी हैं, नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इनका नंबर हम आपको नहीं बता सकते हैं। इन्होंने पूरा प्रायिकता, क्षेत्रपति वगैरह सब कुछ भेजा है, देख सकते हैं। मिसिंग नंबर, कैलेंडर, ये सब माजुली द्वीप वगैरह ये सब इन्होंने, और आपका चोल काल में भूमि सर्वेक्षण कब किया गया था ये सब इन्होंने भेजा। मड़ीखेड़ा डैम का उद्घाटन, ठीक है। इसके अलावा ये भाई तिवारी जी हैं, इनको ढक दिया इसने, 1 मिनट। ये तिवारी जी हैं, देख सकते हैं। इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए हैं, नोट्स की फोटो भी आपको दिख रही होगी। 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट लिखा हुआ, ठीक है। इन्होंने देखो पूरा 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वगैरह, 3x3 ये भी हमने आपको कराया। 4x4 क्या होगा, ठीक है। फ्लोरीन 8 का 80% कितना होगा, 8% ऑफ 80 कितना होगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपये, तो 5 साल में। ये पूरे ऑथेंटिक प्रश्न है, अपने मन से हम नहीं ला रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी किसी की बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट बॉक्स में करता है तो आप उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको तुरंत उसका वही जवाब दे देना है कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई से मतलब है और सर को पढ़ाने से मतलब है। फालतू की जो है इस सब में पढ़ने से कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है ना। हमें भी अपनी जॉब करनी है, आपका जो एग्जाम एनालिसिस हम टाइम पे टाइम करवा देते हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी एग्जाम हो तो भाई अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर आपको जरूर से जरूर सेंड कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ध्यान रखना, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। कल तक की PDF यहाँ पर सेंड कर दी गई है, जो आपकी डेली एनालिसिस की होती है। आगे की PDF आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है भाई। चलिए, हम कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करवाते हैं, सीधे आपको PDF टेलीग्राम पर डालते हैं, जाकर के देख लेना। कल तक की सारी PDF आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।